आपको सीधे लिए चलते हैं वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में। को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स, बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद
कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड revered and never countered. कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे, सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीट भी होता है और वेट भी होता है, वांथ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, अपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे। ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी
22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपवर्ड जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है,
पर उन्हें रोकने की, बाधित करने की परिकल्पना हमारे लोकतंत्र में नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपके लिए इस सदन के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लेगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज उतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी। और ये ऐसा भी होता है, जो पहला वक्ता बात करते हैं, ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहां पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं जो मैं खासकर आपसे एक 30-40 साल से अपनी पहचानत है। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका थे, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, फिर ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 बार कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर चुन के आए। तो सभापति जी, विचारों के सदन राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपकी विदाई के मौके पर मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। ये तो परमानेंट हाउस होने के कारण संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की अलग हैसियत है। आज जबकि देश आजादी के 75वें साल पर उत्सव मना रहा है, इस हाउस पर भी देश के लोगों की निगाहें पड़ रही है। आपके लिए न ये हाउस नया रहा है, न ही हम लोग नए हैं। 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे। आपके साथ हमारे लगाव का एक दूसरा भी कारण है, जो मैंने पहले ही बताया कि 3 बार राज्यसभा के सदस्य आप चुने गए कर्नाटक से। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। 1978 से
1985 के बीच 2 बार आप आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार के दौरान 2008 से 2014 के बीच आप स्टैंडिंग कमेटी होम के चेयरमैन भी थे। मैं विशेष रूप से आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आप भूल तो नहीं जाते क्योंकि बहुत से आर्टिकल आपने लिखते ही रहते हैं और अपने पुराने विचारों को भी दोहराते हैं। हम हर पेपर में किसी न किसी दिन वक्त वो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आपने जो आर्टिकल 371J स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम कर्नाटक के लोग जब आपसे अपील किए, ये बहुत दिन से पेंडिंग है और ये जो है एनडीए सरकार में इसको नकारा गया था, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक एरिया को उसको एक पुष्टि देने के लिए, प्रगति करने के लिए हम उस आर्टिकल 371J को यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते थे। तब आपने फौरन उसको स्वीकार किया। यहाँ तक भी यहाँ पर ऑफिस नहीं था तो हम लोग कर्नाटक भवन में जाके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी बुला के हम सभी बैठकर उस आर्टिकल 371J को आपने स्वीकार किया और वो अमेंडमेंट के रूप में इस सदन में उस सदन में आया। ये भारी जो यूपीए सरकार में जो वायदा किया था वो निभाए, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर वो याद नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा काम करने के लिए हमको हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 18 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। इसी तरह महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने और कई दूसरी बातें आपने खुलकर कही। मुझे भरोसा है कि सरकार ये काम जो आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेगी। जब मैं लोकसभा में विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था तब आप शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके बाद जब 2017 में आप राज्यसभा के चेयरमैन बने तो मैं भी 2020 में नेता विपक्ष के रूप में आज यहाँ खड़ा हुआ। राज्यसभा में आने के बाद बेशक हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहता, एक चंद लाइनों में अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से
यह मंजर रौनक जैसा है। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है। आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। आपके संरक्षण में राज्यसभा के अब तक जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर नमूद किए कहे 14 फुल सेशन हुए। आपने मानसून सेशन 2018 से एमपीज के लिए ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा कराई। संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में सदस्यों को बोलने का मौका आपने दिया। कई सांसदों को अपनी मातृभाषा में बोलने की सहूलतें हो गई। आपने नॉन हिंदी इलाके के सांसदों को हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित भी किया। आप जिस रोल में रहे, गांव देहात के लोगों की बात उठाते रहे। अटल जी की सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। हमारी यूपीए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया क्योंकि ये गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद था। 1987 में अटल जी ने कहा था कि राज्यसभा में रहे बिना राजनीति की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। आप तो भाग्यशाली है जो इसके सदस्य और संरक्षक दोनों बने हुए हैं। सदस्य भी बने और संरक्षक भी बने। ये जो अटल जी का कहना था वो आपने पूरा कर दिया। सभापति जी, आपने कई बार ये बात कही है कि पब्लिक लाइफ में राजनेता कभी रिटायर होता है न टायर्ड होता है। जो बात प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहे, तो आप रिटायर भी नहीं होंगे पब्लिक लाइफ से और टायर्ड भी नहीं होंगे, काम करते रहेंगे। और मेरी आशा है कि देश के दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से विदा होने के बाद भी आप नागरिकों के बीच और सक्रियता से काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र, समता, समानता, संविधान के मौलिक तत्वों पर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी विदाई के मौके पर मेरे मन में कई विचार आते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी आपने काफी प्रयास करके हाउस चलाने का प्रयास किया। सिटिंग अरेंजमेंट को बदला गया, सांसदों को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाने का काम भी करना पड़ा और एक एक यानी यहाँ पर जो बेंच पे एक या दो और बहुत से सदस्यों को ऊपर बिठाया गया, चंद को पार्लियामेंट में बिठाया गया, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़े। कोविड के पीरियड में भी आप अपना काम करते रहे। आपने 2018 में रूल्स की समीक्षा का जो काम आपने आरंभ किया था, उस पर सभी दलों से विचार कर काम आगे बढ़ना चाहिए। कई नियमों को बदलने की जरूरत है। आज हाउस में जो बातें होती हैं उसका पूरा देश और दुनिया देखती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विशिष्ट भूमिका है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की टीवी दोनों का मर्जर होना नहीं होना चाहिए था। जनता के सुख दुख से जुड़े मामलों पर
गंभीर चर्चा हो, सर्वोत्तम समाधान भी निकले, ये बात देश के सभी लोग चाहते हैं। राज्यसभा अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र भले हो, नजरिए में भले कुछ फर्क हो, लेकिन सबका लक्ष्य और सपना देश के इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, एकता कायम रखने का होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसके लिए आपका योगदान जारी रहेगा, क्योंकि आप पहले ही कहे हैं बहुत बार कि मैं रिटायर्ड नहीं होता और टायर्ड भी नहीं होता, तो इस बात को आप ध्यान में रख के इस इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और भारत की एकता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपके स्वास्थ्य और सार्थक जीवन की कामना करते हुए इस पंक्ति के साथ आपको बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद खड़गे जी। मैं व्यक्तिगत रूप में बफे को ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, सहपंक्ति भोजन के पक्ष में हूँ और विश्वास भी करता हूँ, इसलिए निश्चिंत रहिए। लाइन में कहीं बैठे वहां तक आपको सब मिलेगा ऐसा, मगर अपना अपना स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को खाना है। श्री डेरेक बीवब्रेन, प्लीज डेरेक जी, प्लीज बोलिए, बैठ जाए। Sir, प्लीज डायरेक्ट। just after independence in undivided Andhra Pradesh, those who owned agricultural land were, how do they show how well off they are, how important they are in that area? They had a very interesting way of showing. They didn't show, it's just that they had the number of bullocks you owned, the number of pairs of bullocks you owned. So if you owned 2 pairs of bullocks, you were quite well off. If you owned 4 pairs of bullocks, you were even better off. And a few families owned 6 or 8 pairs of bullocks. So one such family owned 8 pairs of bullocks. So good so far. But one day, one of these bullocks, the animals, they went totally nutty, and the bullock actually gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child, obviously. The lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of 1. This is your story, sir, of an early loss. लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।